अब बच्चों मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूं, फुल लेंथ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करो, स्टेप वाइज सीक्वेंशियली क्वेश्चन को करो। सजेस्टेड आंसर मत देखो, ये लोग सजेस्टेड आंसर में नॉर्मली जो सोल्यूशन दिखाते हैं वो सीक्वेंशियली नहीं दिखाते। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अपना आंसर सीक्वेंशियली नहीं दिखाएंगे, कोई ना कोई पॉइंट पेपर में मिस होने का खतरा रहेगा, अपने को नहीं चाहिए फालतू का खतरा। अब हम कर रहे हैं सितंबर 2025 अटेम्प्ट, इसका मॉक टेस्ट पेपर 2 का फुल लेंथ क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम का पहला क्वेश्चन आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। अभी हमारा डिवीजन भी आया। देखो अब जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, पढ़ते पढ़ते हर पॉइंट को एनालाइज करते हुए चलो। ये नहीं कि हम किसी पॉइंट को बाद में एनालाइज करेंगे, बाद में एनालाइज करोगे तो फिर कोई वो एनालिसिस करने का फायदा ही नहीं है। राजेश एज 67 ईयर, यानी अगेन क्या हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। पिछला भी क्वेश्चन किया था तो सीनियर ही सिटीजन था। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 3,95,11,290 फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा प्रीवियस ईयर आना ही 24-25 है। डेबिट या क्रेडिट हुए हुए हैं ये आइटम पीएनएल में, क्वेश्चन ने शुरुआत में बता दिया आफ्टर। ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब क्या बोल रहा है, 15,000 दिए थे गुरुद्वारा को, रजिस्टर्ड अंडर 80G, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन हो गई, तो इसका 80G में डिडक्शन दो। लेकिन बेटा अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो तो वो पीजीबीपी हेड का खर्चा नहीं है, क्योंकि पीजीबीपी हेड का खर्चा नहीं है तो पीजीबीपी हेड में तो आपको डिसअलाउड करना पड़ेगा। तो पीजीबीपी हेड में इसको डिसअलाउड करो। अच्छा अब इसमें एक लफड़ा और है, इसमें एक लफड़ा और है, अगर आपने ध्यान दिया हो। पीजीबीपी हेड में तो मैंने डिसअलाउड कर दिया क्योंकि गुरुद्वारा को दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के डोनेशन का पीजीबीपी हेड से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सेक्शन 37 में तो मैंने, आप जाके देखोगे तो इसको डिसअलाउ कराया हुआ है, वो इसीलिए कराया हुआ है। अच्छा अब वो बोल रहा है कैश में पेमेंट किया है क्योंकि चेक नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। तो अब वैसे तो मुझे 80G का डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन 80G में तो कैश डोनेशन अप टू 10,000 अलाउड है। तो अब की बार प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे 80G में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब पीजीबीपी हेड में तो जो डिसअलाउ होना है वो होना है, ऊपर से मेरा 80G का डिडक्शन और मारा गया क्योंकि पेमेंट मैंने कैश में कर दिया। बढ़िया बात है सर, बढ़िया बता दिया ये तो आपने। आगे चलिए अगला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ 35,500 टू अ यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 3512, 3512 में अप्रूव्ड है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया। अब लॉजिकली सोचो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी दिया है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को भी दिया है, तो ये तो 100% अलाउड है, ये 100% अलाउड है और पीएनएल में डेबिटेड भी है। तो जब पीएनएल में डेबिटेड है तो हमारी तरफ से हमें इस आइटम का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब यहां पर एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मुझे यह बताओ, ये आइटम मैं अपने स्टेटमेंट के अंदर दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? ट्रीटमेंट तो नहीं करना मुझे, ठीक है मैं नहीं करूंगा, पर ये आइटम मुझे स्टेटमेंट में दिखाना है नहीं दिखाना है ये बताओ। वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। स्टेटमेंट में दिखाऊंगा पीजीबीपी वाले में या नहीं दिखाऊंगा? फटाफट बोलो भाई, दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा तो मुझे स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसे अपने स्टेटमेंट में दिखाइए, वर्किंग नोट बनाइए कि ये आइटम 100% अलाउड होता है, पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, तो हमारे एंड पर हमें इस आइटम का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अच्छा अब ये एक अच्छा पॉइंट है, वापस से देखिए। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1,75,000 है, was paid on a loan obtained from a bank, बैंक से लोन लिया था उस पे हुआ है, और 15 जुलाई 2022 का लोन है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल था, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ले अब गड़बड़ हो गई। द व्हीकल वाज एक्वायर्ड
द व्हीकल वॉज एक्वायर्ड फॉर द एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कर रही थी कौन? राजेश, यानी जो प्रोप्राइटर है उसकी वाइफ। तो भैया पर्सनल यूज का है तो ये डिसअलाउड हो गया। तो पीजीबीपी हेड में तो मुझे डिसअलाउड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप याद करो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हो और लॉ बोलता था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है और ये लोन आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में ले रखा है, इस साल का तो है नहीं, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है और उसका हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 80 EEB में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन 80 EEB तो बोलता है कि भैया मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख के 1.5 लाख रुपए ही है, तो हम तो आपको 1.5 लाख का ही डिडक्शन देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे को ओल्ड रिजीम से करना रहेगा तो मैं इसका 80 EEB में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन दे दूंगा, न्यू रिजीम से करने रहेगा तो नहीं दूंगा। इधर विच वेज पीजीबीपी हेड में तो डिसअलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन पर्सनल पर्पस का है। बोलो आया? बिल्कुल आ गया सर, एकदम इजी ट्रीटमेंट था। तो पहला पॉइंट हमने डिसअलाउ कर दिया, सेकंड पॉइंट का हमने बोल दिया कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, थर्ड पॉइंट मैंने वापस डिसअलाउ कर दिया। आगे बढ़ो, और क्या है डेटा पढ़ो। अब यही तो पॉइंट है जो बेटा अच्छा है। ऐसा सेम पॉइंट आरटीपी में था, मैंने इस अटेम्प्ट किया आरटीपी में कराया है। अब सोचो ये पॉइंट आरटीपी में भी आ गया, मॉक टेस्ट पेपर में भी आ गया, मतलब पेपर में आने के चांसेस हो गए इस पॉइंट के। Salary and wages include contribution of 20% of basic salary in national pension scheme referred to in section 83 CCD for an employee Ganesh। हमने अपने एम्प्लॉय के लिए दिया है, तो ये मेरा अलाउड एक्सपेंस है, अलाउड एक्सपेंस है अंडर सेक्शन 36। लेकिन सेक्शन 36 क्या बोलता है कि अगर आप पेंशन फंड में डोनेशन दोगे तो हम आपको पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करोगे तो कितना डिडक्शन अलाउ करेंगे? बोले या तो जितना आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया इतना, या एम्प्लॉय की सैलरी का 14%। और सैलरी में याद करो बेसिक भी लेना होता है और डीए इफ लेना होता है। याद आया? विच एवर इज लेस को अपने को अलाउड करना है। अब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बेसिक सैलरी का 20%, बेसिक सैलरी है 4 लाख, तो 4 लाख का 20% अगर मैं करूंगा तो 80,000 रुपए आएगा, और 14% करना है बेसिक सैलरी का जो कि 4 लाख है। डीए 40% इफ है, समझना 40% इफ है, डीए इज नहीं करेक्शन, डीए इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगर बेसिक सैलरी 4 लाख है तो डीए हो गया 4 लाख का 40% 1,60,000, और इफ पार्ट उसमें से 50% है तो 1,80,000 60,000 का भी 50% हो गया 80,000। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए हो गया 4,80,000। 4,80,000 का अगर आप 14% करते हो तो 67,200 आएगा, विच एवर इज लेस, यानी अलाउड पार्ट हो गया 67,200। अब सोचो हमने तो 80,000 दिया था, अब क्वेश्चन बोल रहा है ये सारे आइटम तो पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, 80,000 हमने दिया था, 67,200 हमें अलाउड करना है, तो डिसअलाउड कितना करना है? डिसअलाउड बेटा हमको यहां पर करना है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 12,800 रुपए। बोलो आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल सर आया, अच्छा पॉइंट है ये। देखो ये पॉइंट आज हमने 1-2 बार कर लिया ना, तो अब क्लैरिटी आ गई कि भैया पेपर में पॉइंट का ट्रीटमेंट क्या करना है। अच्छा, अब बोल रहा है परचेज ऑफ टिम्बर करिए 25 लाख की, अच्छी बात है, अंडर अ फॉरेस्ट लीज और बिजनेस पर्पस, तो बढ़िया है ना, फिर क्या करूं इसका? अरे भैया टिम्बर खरीदी है, बिजनेस के लिए खरीदी है, तो बढ़िया चीज है, ये तो अलाउड एक्सपेंस है, पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा है, तो हमें कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्यों दिया? अरे दिया है, कंफ्यूज क्या होना है? टिम्बर खरीदी है, बिजनेस के लिए खरीदी है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, अलाउड है, पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है। जय सिया राम, बोलो आगे बढ़ो, दिमाग क्यों लगाना है?
अच्छा, अब और क्या दे रखा है भैया डेटा में? डेटा भी खत्म थोड़ी हुआ है, ये ऊपर डेबिट्स खत्म हो गए, अब क्रेडिट्स आ गए। राजेश सोल्ड गुड्स टू हिज ब्रदर, ब्रदर को बेचा था बेटा माल, ब्रदर को, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। अच्छी बात है, ब्रदर को 6 लाख में बेचा था, अच्छी बात है। पता नहीं ये पॉइंट कहां ले जा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ब्रदर को 6 लाख में बेचा था, वेयर एज फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 9 लाख। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है ये तुम्हें दे ही कंफ्यूज करने के लिए रखा है, पर्पस इज टू कंफ्यूज। सुनो मेरी बात, ब्रदर आता है स्पेसिफाइड पर्सन्स में, अगर तुम्हें याद हो, स्पेसिफाइड पर्सन्स में आता है, रिलेटिव्स में आता है अंडर सेक्शन 40A2। 40A2 में रिलेटिव कौन था? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन में आता है। स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप एक्सेसिव पेमेंट करते हो तो डिसअलाउड होता है। बेटा यहां पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, माल बेचा है, बेचने का पैसा मिलेगा, ये रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। जब एक्सपेंडिचर नहीं है तो काय बात की डिसअलाउंस? 40A2 अप्लाई नहीं होगा। इस पॉइंट का पेपर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 40A2 डिसअलाउड एक्सपेंसेस पर होता है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिसिप्ट है। यह आपको वर्किंग नोट देना पड़ेगा। आगे बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर राजेश रिसीव 3 लाख फ्रॉम अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड इन 2021। ओरिजिनल अमाउंट 4 लाख था। हाउएवर ओनली 2.5 लाख वॉज परमिटेड एज डिडक्शन इन रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ये पॉइंट सोचो मैंने कितनी बार आपको सिखा दिया, कितनी बार। इनफैक्ट आप अपने बैड डेब्ट्स के अंदर जाके देखोगे, ये सेम एग्जांपल मैंने बना रखा है पीजीबीपी हेड में, आप जाके देखना बैड डेब्ट्स में, सेक्शन 36 के अंदर। बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अपना डीम्ड बिजनेस इनकम होता है, तो रिकवर्ड तो हुई है, 3 लाख की बैड डेब्ट। लेकिन अब आप लॉजिकली सोचो, अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 3 लाख है तो मेरा डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट तो 3 लाख है, लेकिन मेरे को ओरिजिनली जो बैड डेब्ट हुई थी वो 4 लाख की हुई थी, और उसमें से डिडक्शन मुझे 2.5 लाख का ही मिला था। यानी 1.5 लाख रुपए के एक्सेस अमाउंट पर तो मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूं, क्योंकि पहले बैड डेब्ट 4 की हुई, तुमने डिडक्शन 2.5 लाख का ही दिया, तो भैया 1.5 लाख पे तो तुम मेरे से पहले से एक्स्ट्रा टैक्स लेके बैठे हो, तो ये मैंने यहां से हटा दिया, बचा 1.5 लाख ही। तो मेरी अलाउड इनकम या डीम्ड इनकम 1.5 लाख ही है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने तो ये आइटम पीएनएल में पहले क्रेडिट कर दिए, यानी पीएनएल में आपने 3 लाख क्रेडिट कर दिए होंगे, अलाउड इनकम 1.5 लाख ही है, तो बचा हुआ 1.5 लाख आपको डिसअलाउड इनकम में दिखाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं डिसअलाउड इनकम माइनस होती है, तो ये 1.5 लाख रुपए आपको माइनस करने पड़ेंगे। बताइए आया नहीं आया? बोलिए स्टूडेंट, फटाफट बोलिए। ये वाला पॉइंट का ट्रीटमेंट अच्छा है, नहीं आया तो वापस बता देता हूं, आया तो बस एक ये लास्ट पॉइंट है, फिर कुछ छोटी सी अदर इंफॉर्मेशन है। डन? चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 10 लाख का, यहां तो डिसअलाउड होना है भैया, पीजीबीपी एड में थोड़ी ना आएगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन एड में आएगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे थे, वो भी कंपनी के जिस पे एसटीटी पेड है, और डेट ऑफ ट्रांसफर 5 अगस्त है। मुझे बताओ, डेट ऑफ ट्रांसफर 5 अगस्त है मतलब अमेंडमेंट के बाद हो गया? कैपिटल गेन एड की डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या है? 23 जुलाई 2024 अमेंडमेंट के बाद का। तो कैपिटल गेन एड में दिखाएंगे, और इसकी जो टैक्सेबिलिटी करेंगे आफ्टर अमेंडमेंट की करेंगे, और पीजीबीपी एड में डिसअलाउड है। और एक चीज और तुम्हें अगर समझ में आई हो, लिस्टेड है, इक्विटी शेयर है, और एसटीटी पेड हुआ है, कुछ समझ रहे हो क्या इससे? बताओ। स्पेशल वाला एसटीसीजी है 111 है, स्पेशल वाला एसटीसीजी है 111 है,
इससे फर्क तब पड़ेगा जब आप टैक्स निकालने जाओगे। फिर बोल रहा हूं, इससे फर्क तब पड़ेगा जब आप क्या निकालने जाओगे, टैक्स निकालने जाओगे। तो जब मैं टैक्सेबिलिटी निकालूंगा तो मुझे याद रखना है कि 111A पर मुझे बताओ 23 जुलाई 24 के बाद 111A पे टैक्स रेट क्या है। 23 जुलाई 24 के बाद 20% का टैक्स है क्या 111A में? बोलो बोलो भैया, बताओगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा? 20% है नहीं है? चलो तो बढ़िया है, खत्म। अब अदर इंफॉर्मेशन भी है। बाप रे इतनी सारी, क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा भैया, करते जाओ, घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, सब आएगा। देखो ये तो सेम पॉइंट हो गया जो MTP 1 में भी था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 वाज अंडर वैल्यूड बाय 25,000। तो ये आपकी इनकम है, PNL में क्रेडिट होगी। क्यों भैया? क्लोजिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यू किया है 25,000 से। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होने से प्रॉफिट कम होते हैं, रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ाने पड़ेंगे। डेप्रीशिएशन का बढ़िया पॉइंट दे दिया, मजा आ गया। बोल रहा है डेप्रीशिएशन इन द बुक्स इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो ठीक है, डेप्रीशिएशन तो अलाउड ही है, मुझे कोई ट्रीटमेंट उस पर करना पड़ेगा नहीं। राजेश परचेज द न्यू कार 14 लाख की 1 अगस्त 24 को, यानी मोर देन 180 डेज, क्योंकि 4 अक्टूबर के पहले की है। एंड द सेम वॉज पुट टू यूज इन द बिजनेस ऑन सेम डे। अच्छी बात है। बोले इस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाया है। शुरुआत से क्वेश्चन में चलें तो राजेश का जो डेटा है उस डेटा में अपने को वैसे तो कहीं डेप्रीशिएशन दिया नहीं है, बस ये बोल दिया कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन है, लेकिन बोल रहा है कि गाड़ी पर डेप्रीशिएशन लगाया नहीं। अब यहां तो क्लियर लिखा है गाड़ी है, गाड़ी पे एडिशनल डेप्रीशिएशन तो लगेगा नहीं। नॉर्मल डेप्रीशिएशन निकालो और खत्म करो। 14 लाख की गाड़ी है, 14 लाख का 15% अगर मैं करता हूं तो 14 लाख का 15% आता है 2,10,000। तो 2,10,000 का डेप्रीशिएशन इस गाड़ी पर एक्स्ट्रा मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब एक ये कैपिटल गेन एट का पॉइंट है, इसको जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तभी ट्रीटमेंट करूंगा, क्योंकि इसमें पूरा कैपिटल गेन वगैरह मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये अभी नहीं करते। अच्छा, कुछ अदर इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दी है। कैपिटल गेन के पॉइंट का ट्रीटमेंट तो हम कर लेंगे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन और दी है वो देख लो। मिस्टर राजेश ऑल्सो मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे आदमी। लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 पेड ऑन 30 मार्च 25। अच्छी बात है। फॉर मेडिकल पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। अच्छी बात है। द पॉलिसी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 30 मार्च 25 टू 29 मार्च 30। भैया मल्टीपल ईयर पॉलिसी है, पूरा प्रीमियम करंट ईयर का नहीं है। तो आपको मेडिकल प्रीमियम 80D में कितने का डिडक्शन मिलेगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय रेलिवेंट ईयर्स। रेलिवेंट ईयर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसमें यह देखना पड़ेगा कि पॉलिसी कितने प्रीवियस ईयर में फॉल कर रही है। तो पॉलिसी 30 मार्च 25 की है, यानी 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 और 29 मार्च को खत्म हो रही है 2030 में, यानी 29-30। तो पॉलिसी के रेलेवेंट ईयर आ रहे हैं 6 साल। तो 120 डिवाइडेड बाय 6, हमारे ईयर का प्रीमियम 20,000 ही आ रहा है, तो वो 80D में अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीनियर सिटीजन बंदा था, 80D में लिमिट 50,000 की होती है, यहां पे तो हमने 20,000 ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 पेड इन कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में पेमेंट अलाउड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे लिमिट मैक्सिमम 5,000 की है, तो 8,000 में से 5,000 ये भी अलाउड हो जाएगा। तो 80D में टोटल डिडक्शन 25,000 का हमें मिलेगा।
बस यही क्वेश्चन है, खत्म। एक कैपिटल गेन का पॉइंट है, वो मैं अभी जब सॉल्व करूंगा तभी पढ़ूंगा। टोटल इनकम निकालनी है, निकाल लेंगे। टैक्स पेबल निकालनी है, निकाल लेंगे। इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम से बाहर हो गया, तो ये क्लैरिटी हो गई कि न्यू रिजीम से क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ओल्ड रिजीम से करना है। ये काम बढ़िया हो गया। तब आप समझो जो MTP1 और MTP2 के क्वेश्चन में फर्क है। MTP1 का क्वेश्चन छोटा था, आप ध्यान से देखना, तो उसने ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों से करा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो एक ही रिजीम से करा रहा है, ओल्ड से। अच्छी बात है। सारे पॉइंट के ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, बस फटाफट उनको प्रेजेंट करना है। एक कैपिटल गेन एड के पॉइंट का ट्रीटमेंट बचा है, वो जब कैपिटल गेन एड करूंगा तब कर लूंगा। आ जाओ। हाँ बेटा, बताओ कौन से में, फटाफट बोलो बस। आपको जब पूछा था तब क्यों नहीं बोले बहन जी, बताओ। गलत बात ना। अरे बताऊंगा तो सही, कोई मना थोड़ी कर रहा हूं बहन। आ जाओ, मना कर रहा हूं क्या? प्लीज आओ। देखो बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो, हार्ड मत बनाओ। पहले ये बताओ, अपने को ये तो क्लियर है एक इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। बिल्कुल सर। तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। बैड डेब्ट्स 3 लाख की रिकवर हुई है। रिकवर्ड बैड डेब्ट्स को डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट मानते हैं सेक्शन 41(4) में। तो ये डीम्ड बिजनेस प्रॉफिट हो गया 3 लाख का। क्या मुझे पूरे 3 लाख पे टैक्स देना चाहिए? वैसे तो देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बैड डेब्ट ना 20-21 की थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बैड डेब्ट ना 20-21 की थी। तब 20-21 में बैड डेब्ट 4 लाख की हुई थी। 4 लाख में से 3 लाख रिकवर हुए हैं, और बोले 20-21 में हमें डिडक्शन 2.5 लाख का ही मिला। अब सोचो, तो सोचो क्या हो रहा है। 20-21 में बैड डेब्ट 4 लाख की हुई थी, डिडक्शन 1.5 लाख का मिला था, तो डिडक्शन 2.5 लाख का मिला था, तो 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए के एक्स्ट्रा अमाउंट पर पहले ही टैक्स लग चुका है। तो भैया इस बार जो 3 लाख का डीम बिजनेस प्रॉफिट आया, उसमें से 1.5 लाख पे पहले टैक्स दे चुके हैं, तो इस बार की अलाउड इनकम 1.5 लाख ही है। तो 3 लाख में 1.5 लाख अलाउड हो जाएगी ये वाली, और बची हुई 1.5 लाख डिसअलाउड हो जाएगी। तो वो डिसअलाउड इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल में मैं माइनस कर दूंगा। अब बताओ आया क्या समझ में? आओ जी आओ। तो अब फटाफट से बेटा इसका फटाफट से ट्रीटमेंट करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मॉक टेस्ट सीरीज 2 फुल लेंथ क्वेश्चन है। बढ़ा जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है, बढ़ा जाने वाला है इसका सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत बहुत सारे हैं क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे होने दो, हमें क्या दिक्कत है। हमें तो ट्रीटमेंट खुद से क्लैरिटी हो ही चुकी है, हमने सारे पॉइंट का ट्रीटमेंट देख ही चुका है। अब तो बस हमें उनको एक जगह प्रेजेंट करके टोटल आउट करना है। आओ, सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को कहीं सैलरी एड नजर नहीं आया। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे कहीं पीजीबी सॉरी हाउस प्रॉपर्टी एड भी नहीं मिला, तो मुझे सीधे पीजीबीपी करना है, कैपिटल गेन करना है, और अगर नीड पड़ेगी तो अदर सोर्स करना है, वो देखेंगे। सबसे पहले पीजीबीपी। अब पीजीबीपी से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स लिखना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक तो इन्होंने दे रखा है, देखो नेट प्रॉफिट एज पर बुक इन्होंने क्या दे रखा है, 39511,290। तो 39511,290, बढ़िया बात है सर। अब इसके बाद अपने को इसमें क्या ऐड करना है, डिसअलाउड एक्सपेंस। अब क्या होता है, मैं वही आपको बोला, सीक्वेंस में चलो।
सीक्वेंस में चलोगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो मिस होगा। रैंडमली मत करो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पॉइंट में गुरुद्वारा का पेमेंट डिसअलाउ किया था मैंने 15,000 का। उसके बाद अगले पॉइंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था, अलाउड था। फिर उसके बाद ये 1,75,000 का इंटरेस्ट मैंने डिसअलाउ किया था क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए ली गई कार थी। उसके बाद अगला पॉइंट आया था सैलरीज एंड वेजेस, उसमें मैंने डिसअलाउड अमाउंट निकाला था 12,800 रुपए का, क्योंकि वो आपने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया था, तो 12,800 ये मैंने डिसअलाउ करे थे। उसके बाद बस डिसअलाउड खर्चे यही है मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है। और फिर तो क्रेडिट्स आ गए, तो डिसअलाउड खर्चे मेरे हो गए 15,000 का एक हो गया, 1,75,000 का एक हो गया और 12,800 का एक हो गया। तो डिसअलाउड खर्चे मेरे हो गए 202,800 माइनस मुझे अलाउड खर्चे करने होते हैं। अब अलाउड खर्चों में मुझे ये याद है एक ही पॉइंट था, ये जो कार का डेप्रीशिएशन था 2,10,000 का, तो कार का डेप्रीशिएशन मैंने माइनस कर दिया 2,10,000 का, ठीक है। अच्छा और क्या था, और क्या था, माइनस करते हैं डिसअलाउड इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल। अब डिसअलाउड इनकम्स में क्या क्या था, एक तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का माइनस करने वाला पॉइंट है ये वाला, और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिसअलाउ करना है क्योंकि ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा। तो डिसअलाउड इनकम में 1.5 लाख रुपए का तो एक अमाउंट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का, और 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हेड का पॉइंट है। टोटल करोगे तो ये 11,50,000 रुपए ये डिसअलाउड हो गए, 11,50,000 रुपए ये डिसअलाउड हो गए। उसके अलावा एक पॉइंट मेरे को अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है, कहीं मैं करना भूल जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन था तो ये 25,000 रुपए मुझे ऐड करने हैं, तो प्लस मैं 25,000 करूंगा। तो पीजीबीपी ऐड की कैलकुलेशन करना अपने आप, ये नहीं कि सर कर रहे हैं तो आंसर चीटिंग करके चेप दिया। 395,11,290 प्लस अपने को करना है 202,800, माइनस अपने को करना है 2,10,000, माइनस अपने को करना है 11,50,000 और प्लस अपने को करना है 25,000। तो अपना आंसर क्या आया बताओ टोटल। अब आप बोलो टोटल क्या आया, मैं तो नहीं बता रहा, जल्दी बताओ। टोटल हमारा आया 383,79,090, ये हमारा पीजीबीपी ऐड की इनकम आ गई। बढ़िया है सर। अब पीजीबीपी ऐड के बाद कैपिटल गेन ऐड। अब कैपिटल गेन ऐड में भैया देखो, एक तो STCG 111 है सीधे सीधे 10 लाख रुपए का, तो ये तो मैंने बाहर ही लिख दिया, 10 लाख का ज्यादा माथा पच्ची नहीं पाली। और एक क्वेश्चन में अब पॉइंट है उसका, देखो ट्रीटमेंट देखते हैं। A plot of land which was used by Rajesh for his industrial undertaking for last 10 years, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में काम आ रहा है लास्ट 10 ईयर से, थोड़ा अलर्ट हो जाया करो, हड़बड़ाया मत करो। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड है, 10 साल से काम आ रहा है, तो होल्डिंग पीरियड लंबा है 24 महीने से, 10 साल से काम आ रहा है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। वॉज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 7 अक्टूबर 23। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया। मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इसको कंपल्सरीली एक्वायर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरीली एक्वायर किया है, ओ 7 अक्टूबर 23 को कराए। अब याद करो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर तो वो मानते हैं जब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, यानी ईयर ऑफ ट्रांसफर तो 23-24 ही है, और अमेंडमेंट से पहले है। अमेंडमेंट आया था 23 जुलाई 24 को, तो अमेंडमेंट से पहले है। तो पहली चीज तो लॉन्ग टर्म एसेट है, दूसरी चीज अमेंडमेंट से पहले है। अमेंडमेंट से पहले है तो कैपिटल गेन निकालते वक्त इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में कंपनसेशन मिलता है। लेट्स चेक कि कंपनसेशन मिला कब। 15 लाख मिले 27/1/25 यानी प्रीवियस ईयर 24-25 को,
तो टैक्सेबिलिटी 24-25 में हो गई। एफवीओसी क्या होती है, जितना कंपनसेशन मिलता है, तो 15 लाख, तो एफवीओसी तो हो गई 15 लाख। और क्या बोल रहा है आगे, सच प्रॉपर्टी वॉज परचेज बाय हिम ऑन 8/10/2006 फॉर 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गई सीओए, इसका मुझे इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन जब मैं करता हूं तो माइनस इंडेक्स सीओए, तो असेट कितने में खरीदा है मैंने असेट खरीदा है 2.5 लाख में, डिवाइडेड बाय उस ईयर का इंडेक्स जब खरीदा कब है, 2006-07 में। 2006-07 का इंडेक्स है 122, मल्टीप्लाइड बाय, यही गलती होती है, मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। ईयर ऑफ ट्रांसफर वो माना जाता है जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हुआ। कंपलसरी एक्विजिशन 23-24 में हुआ, 23-24 का इंडेक्स है 348, तो मल्टीप्लाइड बाय 348, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 348, तो ये आ गया 713,115। तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा -15 लाख, इसमें से करूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 786,885। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अभी क्वेश्चन में और भी डेटा है, ये मैंने गलत जगह लिख दिया, 786,885। अब क्वेश्चन में और भी डेटा है। क्वेश्चन बोल रहा है ही परचेज अनदर प्लॉट फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का प्लॉट कंपल्सरीली एक्वायर होकर अगर नया इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदते हैं तो हमें एग्जेम्पशन मिलती है 54D में। कितने का खरीदा है? 7 लाख, तो और 7 लाख का अपने को 54D में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना बचा? 86,885, वो भी मैंने लिख दिया। और क्या है डेटा में? गवर्नमेंट हैज ऑल्सो पेड 1,05,000 एज इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। अब याद रखो, अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन मिलता है तो वो पहली चीज तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, और अदर सोर्स में भी पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, -50% करके टैक्सेबल होता है। तो बस ये लास्ट पॉइंट क्वेश्चन में बचा है अदर सोर्स का। तो अदर सोर्स में मुझे इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला है 1,05,000, उसमें 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो 1,05,000 का 50% 52,500 हो गया। 1,05,000 में 52,500 करोगे तो 52,500 बच गया। बस यही आइटम है। टोटल कर लो 383,79090 प्लस 10 लाख का कैपिटल गेन प्लस 86,885 का भी कैपिटल गेन प्लस 52,500 अदर सोर्स के, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी बच्चों, सीधे यहां लिख दे रहा हूं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी बच्चों, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ रही है 395,18,475। क्लियर है क्या? अब हमने क्वेश्चन करते वक्त इसमें 2 डिडक्शन निकाले थे, एक तो 80D का मेडिकल प्रीमियम था 25,000 का, वो एक डिडक्शन आपने गाड़ी का निकाला था 80EEB का 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वही है। और याद करो मैंने 80G में जो गुरुद्वारा को पेमेंट की थी उसका डिडक्शन देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि पेमेंट आपने कैश में किया था। 10,000 से ऊपर का पेमेंट अगर कैश में करते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलता। तो 395,18,475 माइनस अगर मैं ये दोनों डिडक्शन कर देता हूं तो मेरी टोटल इनकम आती है 393,43,475। राउंडिंग ऑफ करोगे तो 393,43,480, ये मेरी टोटल इनकम आई है। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इसका टैक्स आप निकाल लोगे। अब अगर मैं इसका टैक्स निकालूंगा तो सीनियर सिटीजन था, याद करो,
सीनियर सिटीजन था, लेकिन अगर अब आपने डायरेक्ट टैक्स निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशल इनकम्स भी हैं। तो आराम से प्रॉपर स्टेटमेंट बना के टैक्स निकालता हूं, ताकि टैक्स निकालने में ना आपसे गड़बड़ हो ना मुझसे गड़बड़ हो। अब सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म गेन है, अमेंडमेंट से पहले का है। लॉन्ग टर्म गेन पे सेक्शन 112 लगता है, और अमेंडमेंट से पहले उस पर 20% टैक्स था। तो 86885 का 20%, 17377। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख का 111A का। 111A का कैपिटल गेन अमेंडमेंट के बाद का है, 23 जुलाई के बाद का है, तो उस पर टैक्स रेट 20% है। अमेंडमेंट से पहले होता तो 15% होता, तो 10 लाख का 20% 2 लाख। अब जो बैलेंस टोटल इनकम बचेगी उस पे स्लैब रेट लगेगी। बैलेंस कितनी बची है? मेरी टोटल इनकम आई थी 393,43480 माइनस 17377, सॉरी 393,43480 माइनस 86885, तो ये हटाओ, और माइनस 10 लाख एक हटाओ, तो ये बच गई बैलेंस टोटल इनकम 382,56595। इस पे लगाओ स्लैब रेट। अब सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक तो नील आ गई, 3 लाख से 5 लाख पे 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000, 5 लाख से 10 लाख 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, और अबव 10 लाख कितनी आएगी? अबव 10 लाख आएगा 372,56595। इसका 30%, इसका 30% आ रहा है 111,76,979। और इसमें अगर मैं ऊपर वाला टैक्स अमाउंट जोड़ दूं तो मेरा टैक्स एज पर स्लैब रेट आ रहा है 112,86,979। तो मेरा टैक्स एज पर रेलिवेंट रेट कितना आएगा? 112,86,979 प्लस 2 लाख प्लस 17377, तो इसका टोटल आ रहा है 115, इसका टोटल आ रहा है 115,04,356, 1,15,04,356 प्लस। अब यहां पर एक ट्रिक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन का सबसे मेजर ट्रिक ही यहाँ है। अगर आपने 1,15,04,356 रुपए पे सरचार्ज लगाया डायरेक्टली तो आप फंस जाओगे। सर यहां पर टोटल इनकम है 393,43480, तो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से तो ज्यादा है, बट अप टू 5 करोड़ है, तो कायदे से तो सरचार्ज लगना चाहिए 25%। सही बात है, लेकिन अपन ने पढ़ा है जो स्पेशल कैपिटल गेन्स होते हैं उन पे मैक्सिमम सरचार्ज की रेट 15% होती है। तो आपको सरचार्ज कैसे निकालना पड़ेगा? पूरे क्वेश्चन का सबसे ट्रिक पॉइंट यही है। 2 लाख प्लस 17377, यह आ गए 217,377, 217,377 पे तो 15% सरचार्ज लगेगा। इसका 15% आ रहा है 32,607, और जो बच गया टैक्स अमाउंट है, बच गया यही वाला पूरा 112,86,979, इस पे लगेगा 25%, तो 112,86,979, 112,86,979, इस पे 25% लगेगा, तो ये आया 282,1745। इसका टोटल कर लो, तो टोटल अगर आप करते हो
तो 11504356 प्लस 32607 प्लस 2821745। इसका अगर आप टोटल करते हो तो आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है 14358,708। अब इसमें आखिरी आइटम जोड़ना बच गया HEC एट द रेट ऑफ 4%। तो इस अमाउंट का 4% अगर मैं करूंगा तो वो आ रहा है 574348 और इसको प्लस करूंगा तो ये आ रहा है 14933,056। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब बच्चे गड़बड़ यहीं कर जाते हैं। इस क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी है, टैक्स पेबल पूछा है। सारा खेल इसी का है। सोचो कैसे। सर अब टैक्स पेबल निकालने के लिए अगर हमारा कोई टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो अपने को देखना पड़ेगा। अब समझो, मैं आपको बताता हूं। सोचो, ये टिम्बर इन्होंने 25 लाख की दी। सेक्शन 206C जो कि टीसीएस का है, उसका क्लॉज 1 क्या बोलता है? टिम्बर के ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है 2.5%। तो अगर मैंने 25 लाख की टिम्बर खरीदी थी तो उस पर 2.5% मेरा टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा। तो 25 लाख का 2.5% 62,500 आता है। तो एक तो 62,500 का टीसीएस ये माइनस होगा। एक आपने गाड़ी भी खरीदी है 14 लाख की, कहां गई? आपने गाड़ी भी खरीदी है 14 लाख की, ये रही। गाड़ी 10 लाख से ज्यादा है तो 206C का 1F बोलता है सेलर जब आपको 10 लाख से ऊपर की गाड़ी बेचेगा तो गाड़ी के ऊपर टीसीएस 1% से कलेक्ट होता है। तो 14 लाख का 1% 14,000 रुपए का टीसीएस ये भी कलेक्ट हुआ होगा। तो 14,000 ये भी माइनस होंगे। ये सब माइनस करने के बाद आपका फाइनली टैक्स पेबल आएगा 14933,056 माइनस 62,500 और माइनस 14,000। तो ये आएगा 148,56,556 और इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट टू 10। तो 1,48,56,560 रुपीज आपका टैक्स पेबल आएगा इस सवाल में। बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर 2 का। मैंने आपको क्या बोला, अब ये लोग क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट ज्यादा करा देते हैं तो किसी क्वेश्चन में ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों से करा देते हैं। अब यहां पे इन्होंने ट्रीटमेंट ज्यादा करा दिए तो क्वेश्चन सिर्फ ओल्ड रिजीम से कराया। और क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छी थी, पिछला जो क्वेश्चन करा उसमें सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी, इसलिए मैंने टीडीएस टीसीएस का एडजस्टमेंट नहीं किया। यहां टैक्स पेबल निकालना था, इसलिए मुझे टीडीएस टीसीएस का एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब आई होप ये दोनों एफएलटी फुल लेंथ क्वेश्चन आप कर पाओगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, सीक्वेंस में चलो, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। और फुल लेंथ क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस रखो, एक आधे पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट गलत होगा, कोई टेंशन नहीं है, स्टेप मार्किंग के मार्क्स कट जाएंगे। बस टाइम मत वेस्ट करो किसी भी पॉइंट को सोचने में। जो ट्रीटमेंट आपको जल्दी से याद आए लिख दो, नहीं याद आए जय सिया राम बोलो और आगे बढ़ो, बस। ठीक है, बहुत बढ़िया।